गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग। जेटेट 2026 की तैयारी कर रहे सभी भावी सहायक अध्यापक एवं अध्यापिकाओं को मेरा प्यार भरा झारखंडी जोहार। तो डियर फ्रेंड्स, अगर आप जेटेट का एग्जाम देने वाले हैं तो हिस्ट्री ऑफ एंशिएंट इंडिया यानी प्राचीन भारत का इतिहास ये हमें पढ़ना है। तो इसके रिगार्डिंग मैं ये वीडियो बना रहा हूं जो आपके लिए कारगर साबित होगी। चलिए ज़्यादा देर न करते हुए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले मैं कहना चाहूँगा कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ में शेयर करना ना भूलें। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारा कहता है क्या सिंधु सभ्यता संबंधित है। तो सिंधु सभ्यता किससे संबंधित है? तो याद रखिएगा फ्रेंड, सिंधु सभ्यता अर्ध ऐतिहासिक युग से, क्या नाम है? अर्ध ऐतिहासिक युग, है ना, अर्ध ऐतिहासिक युग, अर्ध ऐतिहासिक अर्ध ऐतिहासिक युग से, तो याद रखिएगा फ्रेंड, ये क्या है? सिंधु सभ्यता संबंधित है तो किससे संबंधित है? अर्ध ऐतिहासिक युग से। क्वेश्चन नंबर 2, कौन सी सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता के समकालीन मानी जाती है? कौन सी सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता के समकालीन मानी जाती है? तो उत्तर क्या होगा? तो डियर फ्रेंड, इसका उत्तर होगा मेसोपोटामिया की सभ्यता। मेसोपोटामिया की सभ्यता। तो फिर से एक बार, कौन सी सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता के समकालीन मानी जाती है? तो मेसोपोटामिया की सभ्यता। क्वेश्चन नंबर 3, हड़प्पा नगर की खोज किसने की? हड़प्पा नगर की खोज किसने की थी? तो याद रखिएगा फ्रेंड, हड़प्पा नगर की खोज दयाराम साहनी ने की थी। किसने की थी? दयाराम साहनी। दयाराम साहनी। हड़प्पा नगर की खोज किसने की थी? तो दयाराम साहनी ने की थी। क्वेश्चन नंबर 4, किन किन की खेती हड़प्पावासी करते थे? किन किन की खेती हड़प्पावासी करते थे? तो आंसर हो जाएगा एक नंबर में गेहूं, दो नंबर में हो जाएगा जौ, और 3 नंबर में क्या हो जाएगा डियर फ्रेंड्स? तो ये हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा? कपास भी ये कर लेते थे ना, तो कपास। तो याद रखिएगा किन किन की खेती हड़प्पावासी करते थे? तो गेहूं, जौ और कपास की खेती हड़प्पावासी किया करते थे। क्वेश्चन नंबर 5, हड़प्पा कालीन स्थल, ये ल है, हड़प्पा कालीन स्थल लोथल किस नदी के किनारे उपस्थित था? याद रखिएगा उस नदी का नाम है भोगवा नदी। कौन सा नदी है फ्रेंड? तो भोगवा। भोगवा नदी। क्वेश्चन नंबर 7, किस स्थान पर सिंधु घाटी सभ्यता से संबद्ध विख्यात वृषभ मुद्रा प्राप्त हुई थी? फिर से एक बार सवाल, किस स्थान पर सिंधु घाटी सभ्यता से संबद्ध
विख्यात विख्यात वृषभ मुद्रा प्राप्त हुई थी? तो आंसर याद रखेंगे, ये मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई थी। मोहनजोदड़ो से। क्वेश्चन नंबर 8, बिना दुर्ग का एकमात्र सिंधु नगर कौन सा था? बिना दुर्ग का एकमात्र सिंधु नगर कौन सा था? तो आंसर याद रखेंगे फ्रेंड, चान्होदुड़ो। चान्होदुड़ो था, है ना, जहां पे एक भी किला नहीं था, एक भी दुर्ग नहीं था। दुर्ग मतलब किला। क्वेश्चन नंबर 9, सिंधु सभ्यता का कौन सा एक शहर जल प्रबंधन के लिए जाना जाता था? यानी जल प्रबंधन के लिए जाना जाता था। सिंधु सभ्यता का वो एक ऐसा शहर था जो जल प्रबंधन के लिए जाना जाता था। वो कौन सा था? इसका नाम था धौलावीरा। क्या नाम था फ्रेंड? धौलावीरा। धौलावीरा। क्वेश्चन नंबर 10, सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख धरोहर कौन कौन से हैं? तो याद रखिएगा फ्रेंड, ये जो सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख धरोहर हैं वो कौन कौन से हैं? पहला नंबर में कुबड़ वाला साढ़, कुबड़ वाला साढ़, ठीक है। 2 नंबर में हो जाएगा पशुपति शिव की मूर्ति, पशुपति शिव की मूर्ति, शिव की मूर्ति। और 3 नंबर में हो जाएगा विशाल स्नानागार। क्या हो जाएगा फ्रेंड? विशाल स्नानागार। विशाल स्नानागार। तो डियर फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 10 तक आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, आरंभिक वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था आधारित थी। ये सबों को पता होगा। किस पर आधारित थी फ्रेंड? तो ये व्यवसाय पर आधारित थी। व्यवसाय पर। तो आरंभिक वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था आधारित थी, तो व्यवसाय पर आधारित थी, यानी कि सभी लोग व्यवसाय किया करते थे। क्वेश्चन नंबर 12, किस नदी को ऋग्वेद में, फ्रेंड ये VVI सवाल लगा लीजिएगा, VVI, है ना, क्या लगा लीजिएगा? VVI, यानी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। किस नदी को ऋग्वेद में मातेतमा, देवीतमा एवं नदीतमा से संबोधित किया गया है? तो आंसर होगा फ्रेंड सरस्वती नदी को। सरस्वती नदी। सरस्वती नदी को याद रखिएगा। किस नदी को ऋग्वेद में मातेतमा, देवीतमा एवं नदीतमा से संबोधित किया गया है? वो कौन सा नदी है फ्रेंड? सरस्वती नदी। क्वेश्चन नंबर 13, कौन सा वेद
कर्म कांड प्रधान है? तो याद रखिएगा यजुर्वेद। कौन सा है? यजुर्वेद। यजुर्वेद यानी कर्म कांड वाला वेद कौन सा कहलाता है? तो वो है यजुर्वेद। याद रखिएगा। किस वेद को भारतीय संगीत का मूल कहा जाता है? किस वेद को भारतीय संगीत का मूल कहा जाता है? तो ये संगीत स से संगीत और स से सामवेद। याद रखिएगा सामवेद। सामवेद, ठीक है। तो सामवेद को भारतीय संगीत का मूल कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 15, किस वेद को सभा और समिति यानी किस वेद को सभा और समिति, ये को हो गया है फ्रेंड, है ना। किस वेद को सभा और समिति का प्रजापति, है ना, किस वेद को सभा और समिति का प्रजापति की दो पुत्रियां कहा गया है? तो याद रखिएगा फ्रेंड, ये है अथर्ववेद, जो कि अथर्वा ऋषि के द्वारा इसकी रचना की गई थी। अथर्ववेद। अथर्ववेद। याद रखिएगा फ्रेंड, यानी किस वेद को सभा और समिति को प्रजापति की दो पुत्रियां कहा जाता था, है ना, को ही यहाँ पे होगा। तो किस वेद को सभा और समिति यानी कि किस वेद को सभा और समिति को प्रजापति की दो पुत्रियां कहा गया है? ये VVI सवाल है फ्रेंड, VVI, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो क्या हो जाएगा? अथर्ववेद को। क्वेश्चन नंबर 16, किस वेद में जादुई माया और वशीकरण का वर्णन है? तो ये भी सेम हो जाएगा फ्रेंड, अथर्ववेद। अथर्ववेद। याद रखिएगा, किस वेद में जादुई माया और वशीकरण का वर्णन है, यानी जादू टोना वगैरह है? तो ये कौन सा वेद में है? अथर्ववेद में। क्वेश्चन नंबर 17, सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? तो ये हो जाएगा फ्रेंड मुंडकोपनिषद से। क्या नाम है? मुंडकोपनिषद से। मुंडकोपनिषद। मुंडकोपनिषद, ठीक है, मुंडकोपनिषद से। क्वेश्चन नंबर 18, बौद्ध तथा जैन ग्रंथों में छठी ईस्वी पूर्व की कितनी महाजनपदों का उल्लेख मिलता है? क्या है फ्रेंड? बौद्ध तथा जैन ग्रंथों में छठी ईस्वी पूर्व की कितनी महाजनपदों का उल्लेख मिलता है? तो ये कितने महाजनपद का उल्लेख मिलता है फ्रेंड? तो 16। कितने महाजनपदों का उल्लेख मिलता है? तो 16। कहां कहां पे? यानी कि बौद्ध तथा जैन ग्रंथ में, है ना, छठी ईस्वी पूर्व में कितने महाजनपदों का उल्लेख मिलता है? तो 16 महाजनपद। क्वेश्चन नंबर 19, अंग महाजनपद की राजधानी कहां थी? तो अंग महाजनपद की राजधानी कहां थी? तो ये अंग महाजनपद की राजधानी चंपा में थी। चंपा। क्वेश्चन नंबर 20, जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर एवं प्रवर्तक कौन थे? जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर एवं प्रवर्तक कौन थे?
वो कौन था फ्रेंड? ऋषभदेव। ऋषभदेव थे। क्वेश्चन नंबर 21, महावीर स्वामी ने अपने उपदेश किस भाषा में दिए थे? तो महावीर स्वामी के बारे में सभी लोगों को पता है कि महावीर स्वामी ने अपने उपदेश किस भाषा में दिए थे? तो इन्होंने प्राकृत भाषा में दिए थे। प्राकृत भाषा में। याद रखिएगा फ्रेंड, महावीर स्वामी ने अपने उपदेश किस भाषा में दिए थे? तो प्राकृत भाषा में दिए थे। भगवान महावीर का प्रथम शिष्य था। भगवान महावीर का प्रथम शिष्य था तो कौन थे? जमाली। क्या नाम था उनका? जमाली। जैन धर्म की पहली संगीति यानी कि सभा कहाँ हुई थी? तो ये कहां पे हुई थी फ्रेंड? पाटलिपुत्र में। पाटलिपुत्र में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24, बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो बुद्ध का जन्म कहाँ पे हुआ था फ्रेंड? लुम्बिनी। कहाँ पे? लुम्बिनी में। लुम्बिनी। क्वेश्चन नंबर 25, महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था फ्रेंड? ये बार बार परीक्षाओं में पूछा जाता है फ्रेंड, इसलिए अच्छे तरीके से इसको याद रखिएगा। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? तो पहला उपदेश उन्होंने दिया था सारनाथ में। कहाँ पर दिया था फ्रेंड? सारनाथ में। क्वेश्चन नंबर 26, महात्मा बुद्ध को किस स्थान पर महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ था? महापरिनिर्वाण का मतलब होता है उनकी डेथ कहाँ पे हुई थी। यानी डेथ को बौद्ध धर्म में क्या कहा जाता है? महापरिनिर्वाण। और घर से जो निकले थे उसको महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है, ठीक है। निष्क्रमण यानी निकलना। तो कहां पे हुई थी फ्रेंड? महात्मा बुद्ध को किस स्थान पर महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ था? तो वो प्राप्त हुआ था कुशीनगर में। कुशीनगर। कुशीनगर में। बौद्ध संगीतियों के 4 आयोजकों का सही क्रम क्या था फ्रेंड? बौद्ध संगीतियों के 4 आयोजकों का सही क्रम क्या है? तो ये पहला नंबर में कौन आ जाते हैं? अजात शत्रु, है ना। अजात पहला नंबर में, अजात शत्रु। इसके बाद कौन आ जाएंगे? तो कालाशोक, अजात शत्रु, कालाशोक, अशोक। कालाशोक के बाद याद रखिएगा अशोक। अशोक और इसके बाद कौन आ जाते हैं? यानी अशोक के बाद कौन आ जाते हैं? कनिष्क। तो फिर से फ्रेंड, बौद्ध संगीतियों के 4 आयोजकों का सही क्रम क्या है? तो पहले अजातशत्रु, फिर कालाशोक, फिर अशोक, उसके बाद कनिष्क। क्वेश्चन नंबर 28, हर्यक वंश का संस्थापक कौन था? तो कौन था फ्रेंड? बिंबिसार।
बिंबिसार। पाटलिपुत्र की स्थापना किस शासक ने की थी? तो उदयन ने की थी। पाटलिपुत्र की स्थापना किस शासक ने की थी? तो उदयन ने। कौन सिकंदर का समकालीन था? तो घनानंद। सिकंदर का समकालीन कौन था? घनानंद। कौटिल्य कहाँ के प्रधानमंत्री? कहाँ नहीं फ्रेंड, कौटिल्य क्या हो जाएगा? कौटिल्य प्रधानमंत्री थे, है ना। क्या हो जाएगा? कौटिल्य प्रधानमंत्री थे। तो कौटिल्य किसके प्रधानमंत्री थे? तो याद रखेंगे चंद्रगुप्त मौर्य के। चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य के। याद रखिएगा फ्रेंड कि कौटिल्य प्रधानमंत्री थे, तो कौटिल्य चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री थे। किसके प्रधानमंत्री थे? चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री थे। पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त मौर्य का महल किसने, यानी किससे, किससे, याद रखिएगा फ्रेंड, किससे बना था? यानी पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त मौर्य का महल किससे बना था? तो वो लकड़ी से बना हुआ था। किससे बना हुआ था फ्रेंड? लकड़ी। क्या चीज से बना हुआ था फ्रेंड? लकड़ी का, है ना। क्वेश्चन नंबर 33, मौर्य प्रशासन में राजस्व संग्रह का अधिकारी कौन था? मौर्य प्रशासन में राजस्व संग्रह का अधिकारी कौन था? तो इसका नाम था समाहर्ता। क्या नाम था डियर फ्रेंड? समाहर्ता। समाहर्ता। क्वेश्चन नंबर 34, किस मौर्य शासक को अमित्रघात भी कहा जाता था? किस मौर्य शासक को अमित्रघात भी कहा जाता था? तो वो थे बिंदुसार। बिंदुसार, यानी बिंदुसार को, है ना, अमित्रघात भी कहा जाता था। क्वेश्चन नंबर 35, मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा का क्या नाम था? यानी मौर्य साम्राज्य में जो प्रचलित मुद्रा था उसका नाम क्या था फ्रेंड? उसका नाम था पन। याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। VVI है ना, VVI, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 36, मेगास्थनीज के अनुसार पाटलिपुत्र का नगर एक समिति द्वारा शासित था। इस समिति में कितने सदस्य थे? तो याद रखिएगा फ्रेंड, मेगास्थनीज के अनुसार पाटलिपुत्र का नगर एक समिति द्वारा शासित था। इस समिति में कितने सदस्य थे? तो इस समिति में याद रखेंगे कितने सदस्य थे? तो 30 सदस्य थे। 30 सदस्य थे। अशोक के अभिलेख और ब्राह्मी लिपि को सर्वप्रथम किसके द्वारा पढ़ा गया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा, है ना। तो अशोक के अभिलेख और ब्राह्मी लिपि को सर्वप्रथम किसके द्वारा पढ़ा गया? तो याद रखेंगे जेम्स प्रीसेप। नाम क्या था? जेम्स प्रीसेप। जेम्स प्रिंसेप। तो याद रखिएगा जेम्स प्रिंसेप के द्वारा ही
अशोक के अभिलेख और ब्राह्मी लिपि को सबसे पहले पढ़ा गया था? क्या नाम था उनका? जेम्स प्रिंसेप। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 38। अशोक ने किस बौद्ध साधु से प्रभावित होकर बौद्ध धर्म अपनाया? कभी कभी ऐसा सवाल आता है फ्रेंड कि अशोक ने किस बौद्ध धर्म साधु के साथ प्रभावित होकर के बौद्ध धर्म अपनाया। ये तो सवाल बनता ही बनता है। इसके साथ में आता है कि अशोक ने, है ना, कौन सा धर्म को अपनाया था? अशोक ने कौन सा धर्म को अपनाया था? तो यहां से बन जाएगा बौद्ध धर्म को अपनाया था। और किस साधु से प्रभावित होकर के उन्होंने बौद्ध धर्म को अपना लिया था? जवाब देंगे फ्रेंड। तो क्या हो जाएगा उनका नाम? उपगुप्त। क्या नाम था? उपगुप्त। उपगुप्त, याद रखिएगा फ्रेंड, है ना। अशोक ने किस धर्म को अपनाया था? तो बौद्ध धर्म को अपनाया था अशोक ने। यानी कि अशोक ने किस बौद्ध साधु से प्रभावित होकर के बौद्ध धर्म को अपनाया? तो उपगुप्त से, है ना। क्वेश्चन नंबर 39। मौर्य वंश के बाद किस वंश का उदय हुआ? तो याद रखिएगा मौर्य वंश के बाद जस्ट आता है कौन सा? शुंग वंश। शुंग वंश। प्राचीन भारत में शासकों के नाम और छवियों। फ्रेंड ये मैं थोड़ा सा विवरण बता देता हूं। क्वेश्चन नंबर 40 में क्वेश्चन आंसर साथ में है। तो प्राचीन भारत में शासकों के नाम और छवियों वाले सिक्के जारी करने की शुरुआत सबसे पहले हिंद यवन यानी कि इंडो ग्रीक लोग थे, शासकों ने ही की थी। लेकिन अगर बात करें सोने के सिक्के की तो ऐतिहासिक और पुरातात्विक साक्ष्यों के अनुसार भारत में बड़े स्तर पर सबसे पहले सोने के सिक्के कुषाण, याद रखेंगे, कुषाण वंश के शासकों ने जारी किए थे। ठीक है फ्रेंड। तो फिर से एक बार, प्राचीन भारत में शासकों के नाम पर, यानी प्राचीन जो भारत था उसमें शासकों के नाम पर क्या, और छवियों वाले, यानी छवि मतलब फोटो वाले, है ना, सिक्के जारी किए गए थे, है ना, यानी कि मुद्रा जारी करने की शुरुआत सबसे पहले हिंद यवन, याद रखिएगा एक पॉइंट आता है यहाँ पे, हिंद यवन यानी जो इंडो ग्रीक थे, शासकों ने ही की थी। लेकिन अगर बात करें सोने के सिक्कों की तो ऐतिहासिक और पुरातात्विक साक्ष्यों के अनुसार भारत में बड़े स्तर पर सबसे पहले सोने के सिक्के कुषाण वंश के शासकों ने जारी किए थे। तो भारत में बड़े स्तर पर सबसे पहले सोने के सिक्के किसने जारी किए थे? तो आंसर क्या करेंगे फ्रेंड? कुषाण वंश ने किए थे। तो डियर फ्रेंड, एक बार फिर से सभी सवालों का क्विक रिवीजन कर लेते हैं। सिंधु सभ्यता संबंधित है तो किससे संबंधित है? आदि ऐतिहासिक युग से। कौन सी सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता के समकालीन मानी जाती है? तो मेसोपोटामिया की सभ्यता। हड़प्पा नगर की खोज किसने की थी? तो दयाराम साहनी ने। किन किन की खेती हड़प्पा वासी करते थे? तो गेहूं, जौ और कपास की। हड़प्पा कालीन स्थल लोथल किस नदी के किनारे उपस्थित था? तो भोगवा नदी के किनारे। किस स्थान के उत्खनन में तांबे की मोहरें प्राप्त हुई थी? तो फ्रेंड एक क्वेश्चन छूट गया था, किस स्थान के उत्खनन में तांबे की मोहरें प्राप्त हुई थी? तो वह हुई थी हड़प्पा। ठीक है, तो तांबे की मोहरें कहां से प्राप्त हुई थी? तो हड़प्पा से प्राप्त हुई थी, है ना। क्वेश्चन नंबर 7 है, किस स्थान पर सिंधु घाटी सभ्यता से संबंध विख्यात वृषभ मुद्रा प्राप्त हुई थी? तो मोहनजोदड़ो से। बिना दुर्ग का एकमात्र सिंधु नगर कौन सा था? तो चान्हुदलो था। सिंधु सभ्यता का कौन सा एक शहर जल प्रबंधन के लिए जाना जाता था? तो वो था धौलावीरा। सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख धरोहर कौन कौन से हैं? तो कुबाड़ वाला यानी कि कुबाड़ वाला सांड है, पशुपति शिव की मूर्ति है, विशाल स्नानागार है। क्वेश्चन नंबर 11, आरंभिक वैदिक काल में
वर्ण व्यवस्था आधारित थी। तो कैसी थी वर्ण व्यवस्था? तो व्यवसाय पर आधारित थी। किस नदी को ऋग्वेद में माते तमा, देवी तमा एवं नदी तमा से संबोधित किया गया है? तो वो सरस्वती नदी को। कौन सा वेद कर्म कांड प्रधान है? तो यजुर्वेद। किस वेद को भारतीय संगीत का मूल कहा जाता है? तो सामवेद को कहा जाता है। किस वेद को सभा और समिति का प्रजापति की दो पुत्रियां कहा गया है? तो वो अथर्ववेद को कहा गया है। किस वेद में जादुई माया और वशीकरण का वर्णन है? तो अथर्ववेद में। सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? तो मुंडकोपनिषद से। बौद्ध तथा जैन ग्रंथों में 6ठी ईस्वी पूर्व की कितनी महाजनपदों का उल्लेख मिलता है? तो 16 महाजनपदों का। अंग महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? तो चंपा थी। जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर एवं प्रवर्तक कौन थे? तो ऋषभदेव थे। महावीर स्वामी ने अपने उपदेश किस भाषा में दिए थे? तो प्राकृत भाषा में। भगवान महावीर का प्रथम शिष्य कौन था? तो जमाली था। क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 क्या है? क्वेश्चन नंबर 33 क्या है फ्रेंड? तो जैन धर्म की पहली संगीति सभा कहाँ हुई थी? तो पाटलिपुत्र में। बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो लुम्बिनी यानी लुम्बिनी में हुआ था। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ पे दिया था? तो सारनाथ में दिया था। महात्मा बुद्ध को किस स्थान पर महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ था? तो कुशीनगर में। बौद्ध संगीतियों के 4 आयोजकों का सही क्रम क्या है? तो पहले अजातशत्रु, फिर कालाशोक, फिर अशोक, उसके बाद कनिष्क। क्वेश्चन नंबर 28। हर्यक वंश का संस्थापक कौन था? तो बिंबिसार था। पाटलिपुत्र की स्थापना किस शासक ने की थी? तो उदयन ने की थी। कौन सिकंदर का समकालीन था? कौन सिकंदर का समकालीन था? तो घनानंद था। क्वेश्चन नंबर 31। कौटिल्य प्रधानमंत्री थे? तो चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री थे। पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त मौर्य का महल किससे बना था? तो लकड़ी का बना हुआ था। मौर्य साम्राज्य में राजस्व संग्रह का अधिकारी कौन था? तो समाहर्ता था। किस मौर्य शासक को अमित्रघात भी कहा जाता है? तो बिंदुसार को। मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा का क्या नाम था? तो वो पन था। मेगास्थनीज के अनुसार पाटलिपुत्र का नगर एक समिति द्वारा शासित था। इस समिति में कितने सदस्य थे? तो 30 सदस्य थे। अशोक के अभिलेख और ब्राह्मी लिपि को सर्वप्रथम यानी सबसे पहले किसके द्वारा पढ़ा गया? तो जेम्स प्रिंसेप के द्वारा पढ़ा गया था। किसको? अशोक का शिलालेख को और ब्राह्मी लिपि को। याद रखिएगा, सबसे पहले कौन पढ़े थे? जेम्स प्रिंसेप। अशोक ने किस बौद्ध साधु से प्रभावित होकर के बौद्ध धर्म अपनाया? तो ये क्या? उपगुप्त से प्रभावित होकर के। मौर्य वंश के बाद किस वंश का उदय हुआ? तो शुंग वंश का। प्राचीन भारत में शासकों के नाम और छवियों वाले यानी प्राचीन भारत में शासकों के नाम यानी उस समय जो राजा थे उसके नाम पर और उनके फोटो वाले सिक्के जारी करने की यानी कि शुरुआत सबसे पहले हिंदी यवन यानी इंडो ग्रीक शासकों ने ही की थी। लेकिन अगर बात करें सोने के सिक्कों की तो ऐतिहासिक और पुरातात्विक साक्ष्यों के अनुसार भारत में बड़े स्तर पर सबसे पहले सोने के सिक्के कुषाण वंश के शासकों ने जारी किए थे। तो डियर फ्रेंड, आज के लिए इतना ही है ना। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को प्रेस करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करके अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखें, ताकि मैं इसी तरह का जेटेट का वीडियोस और भी सब्जेक्ट्स में या इसी सब्जेक्ट में इससे आगे भी मैं बनाने को अग्रसर हो जाऊं, है ना। इसी के साथ जेटेट की तैयारी कर रहे सभी भावी सहायक अध्यापक एवं अध्यापिकाओं को मेरा प्यार भरा जोहार, झारखंडी जोहार और धन्यवाद मेरे वीडियो को देखने के लिए। ठीक है, तो मैं फिर से मैं वीडियो लेकर के आऊंगा, अच्छी क्वेश्चंस को लेकर के आऊंगा, जिससे कि आपके एग्जाम में जो है डायरेक्ट ये सवाल पूछे जाएंगे। ठीक है फ्रेंड, तो चलिए ठीक है, ओके, हैव अ गुड डे टू ऑल ऑफ यू।